आपका ट्रेडिंग की तरफ इंक्लिनेशन कैसे हुआ? जब हम पैसे की बात करते हैं ना, तो मार्केट से बड़ा पैसा कहीं पर नहीं है। एक आदमी को जिसको कि फुल टाइम ट्रेडर बनना है, उसको कितने पैसे लेके मार्केट में आना चाहिए? मेरी सोच तो ये होती है सर, 25 से 30। स्लिपेजेस क्या हैं और क्यों होती हैं स्लिपेजेस, और इसका इम्पैक्ट हम लोगों को कैसे लेना चाहिए? बेसिकली क्या है कि सट्टा है ये। ऑप्शन बाइंग में कोई बढ़िया स्ट्रैटेजी है जिससे वो पैसा बना सकें? सिल्वर में आपका कोई ऐसा है कि कोई स्ट्रैटेजी हो या कोई चीज़ हो जिससे कि लोग उसमें पैसा बना पाए और उनके लॉसेस कम हो सकें? जब हम ऑप्शंस के अंदर या फिर फ्यूचर्स के अंदर सिल्वर को खरीदते हैं ना, जो उसकी फ्लक्चुएशंस होती हैं, डेली फ्लक्चुएशन, तो आप उसको संभाल नहीं पाते और उसके अंदर लॉट साइज भी बड़ा होता है। हम कैपेसिटी से ज़्यादा खेल जाते हैं उसके अंदर। कई बार ट्रेडिंग नहीं करनी है अपने को, गोल्ड और सिल्वर के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है। एक अगर मान लीजिए सैलरीड इंडिविजुअल है और कुछ स्मॉल ट्रेडिंग करना चाहता है तो वो क्या करे? मैम, एक सैलरीड क्लास को ट्रेडिंग करनी ही क्यों है? आपका क्या स्टैंड है बिटकॉइन या क्रिप्टोज के लिए? ये किसी दिन रुपए को और डॉलर को रिप्लेस कर देगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए एपिसोड ऑफ डीप टॉक्स में। दोस्तों, डीप टॉक्स यानी बातें पैसों की, बातें गहराइयों की। दोस्तों, मेरा प्रयास ये रहता है कि कुछ ना कुछ आपके लिए ऐसा करें ताकि आप लोगों की नॉलेज बढ़े मार्केट को लेके। कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज़ जहाँ से पैसा बने, क्योंकि दोस्तों पैसा है सबसे ज़्यादा ज़रूरी। और दोस्तों, आज जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि वो एक मार्केट में मंझे हुए ट्रेडर हैं, कई सालों से ट्रेड कर रहे हैं, प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं और उनकी स्ट्रैटेजीज़ मार्केट में अच्छी तरह से परफॉर्म भी कर रही हैं। सेबी रजिस्टर्ड हैं, मैनुअल ट्रेडिंग भी करते हैं, एल्गो से भी ट्रेड करते हैं। और आज मेरे खास निवेदन पे वो यहाँ आए हैं ताकि मैं उनसे आप लोगों के लिए दो स्ट्रैटेजी समझ सकूं जो कि प्रॉफिट कर सकें। सेबी रजिस्टर्ड हैं तो दोस्तों एक ऑथेंटिसिटी भी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि अकाउंटेबल हैं, हर चीज़ के लिए जवाबदेह हैं, और क्योंकि इनका तजुर्बा अच्छा है, पेशे से सीए हैं, बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ चार्टेड अकाउंटेंट का भी काम करते हैं। पंजाब के माने हुए दिग्गज कोई कलाकार हैं वो भी इनके साथ जुड़े हुए हैं। अभी सब समझेंगे, स्ट्रैटेजीज़ भी समझेंगे। आइए दोस्तों, स्वागत करते हैं मोहित गोयल जी का, जो कि चंडीगढ़ मोहाली से हमारे पास आए हैं सिर्फ इसलिए कि अपनी स्ट्रैटेजी शेयर कर सकें। तो स्वागत है मोहित जी आपका द डीप टॉक्स में। थैंक यू दीपक सर, थैंक यू मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए और अपनी ऑडियंस से रूबरू होने का मौका देने के लिए। माय प्लेजर। मोहित जी, थैंक्स फॉर कमिंग टू डीप टॉक। और पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आपकी छोटी सी आप जर्नी बताइए ब्रीफ में कि आप यहाँ तक कैसे आए, मतलब आप सेबी रजिस्टर्ड कैसे बने और आपका ट्रेडिंग की तरफ इंक्लिनेशन कैसे हुआ? मैम, जैसे कि सबकी स्टोरी होती है ना, सेम स्टोरी है। एक छोटे शहर से जब हम उठते हैं तो एक इंस्पिरेशन या फिर एक एस्पिरेशन लेके निकलते हैं कि भाई हमने फैमिली के लिए कुछ करना है। तो वही मेरी स्टोरी है। मैं एक छोटे से शहर कैथल से पला बड़ा हूँ। वहाँ पे मेरे पेरेंट्स अभी भी हैं। मेरे फादर की वहाँ कपड़े की दुकान है। तो वहाँ से जब दुकान पे मैं जाता था ना, मुझे उसी दिन समझ में आ गया था कि भाई अगर मुझे कोई चीज़ उठा सकती है यहाँ से, तो वो मेरी एजुकेशन नहीं होगी। क्योंकि फैमिली एक मतलब मिडिल क्लास फैमिली, आपको पता ही है जी, घर का खर्चा चल जाए उतना ही बहुत होता है। तो वहाँ से जब मैंने सोचा कि भाई एक एजुकेशन के ज़रिए मैं बढ़ूँगा आगे, तो 8th या 9th क्लास की बात है, वहाँ समझ में आ गया कि भाई सीए करना है। फाइनेंस में मेरा शुरू से इंटरेस्ट था। तो वहाँ से फिर मैंने जब अपनी जर्नी शुरू की, मैं चंडीगढ़ में आया, पढ़ाई शुरू की मैंने। वहाँ से मैंने 2011 में अपना सीए कंप्लीट किया, फिर जॉब किया। उसके बाद मैंने फिर मार्केट की तरफ धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट बढ़ता चला गया। क्योंकि हर टाइम जब हम पैसे की बात करते हैं ना, तो मार्केट से बड़ा पैसा कहीं पर नहीं है। तो वही चीज़ मेरे को मार्केट की तरफ खींच के लेके आई। तो 2018-19 से मैंने मार्केट के अंदर आया। पहले म्यूचुअल फंड स्टार्ट किए, उसके बाद इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की, फिर धीरे धीरे ऑप्शन ट्रेडिंग की। तो वही चीज़ मैं समझता हुआ अब यहाँ पर मैंने सोचा कि जो चीज़ मैं सीखा हूँ मैं उसको आगे भी लेकर जाऊँ। मैं लोगों को सिखाऊँ कि भाई कि कैसे मार्केट के अंदर ट्रेड करना है, क्या आपको पता होना चाहिए मार्केट में आने के लिए। क्योंकि बड़े बड़े लोग बैठे हैं यहाँ पर जो लोगों को बरगलाते हैं और उसके बाद उनका पैसा वेस्ट हो जाता है। तो उस चीज़ से बचने के लिए मैंने सोचा कि एक अपने आप को रजिस्ट्रेशन किया जाए ताकि लोगों का मेरा ट्रस्ट बने मेरे ऊपर। क्योंकि अगर मैं सही हूँ तो मैं कंप्लाइंसिस से कभी भी नहीं भागूंगा। मुझे यह है कि हर चीज़ कंप्लाइंसिस के साथ हो। मेरी सीए की प्रैक्टिस अभी तक बिल्कुल क्लीन रही है। मैं बड़े बड़े लोगों के काम कर रहा हूँ, बड़े बड़े लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। रियल एस्टेट्स के काम किए मैंने बड़ी बड़ी कंपनीज़ के अंदर। उसके बाद पंजाब के जितने नामी ग्रामी सिंगर हैं, जितनी बड़ी बड़ी फिल्में रिलीज़ होती हैं, सबके अंदर अगर आप देखेंगे ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट में मेरा नाम आता है। तो वहाँ पर इतना मैंने ट्रस्ट बनाया हुआ है। तो वही चीज़ मैं इसको ट्रेडिंग के अंदर आगे लेकर जा रहा हूँ कि एज ए ट्रस्ट सिंबल के तौर पर मैं सेबी रजिस्टर्ड आरए बना और इसी चीज़ को मैंने आगे कैरी करना है।
तो आपकी जो स्ट्रेटजीज हैं मोहित जी, वो क्या चार्ट बेस हैं, ऑप्शन बेस हैं, टाइम बेस हैं, स्ट्रेडल हैं, क्या है? मतलब आप कौन सी स्ट्रेटजी चलाते हैं? और सबसे बड़ी बात, पहले तो मेरे ऑडियंस को एक ये मैं छोटा सा आपसे फटाफट 3-4 क्वेश्चन पूछता हूँ जी कि एक आदमी को जिसको कि फुल टाइम ट्रेडर बनना है, जी उसको कितने पैसे लेके मार्केट में आना चाहिए? सर, जो फुल टाइम ट्रेडर है ना, उसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। आज की डेट में जिसके पास 50,000 रुपया भी है ना, वो भी सोचता है कि भाई मैं ट्रेडर बन गया, पर ऐसा नहीं है जी। अगर आपको ट्रेडिंग से अपना घर चलाना है ना, तो 50 लाख से ऊपर कैपिटल चाहिए अगर आप घर चलाना चाहते हो। एग्जैक्टली मैं यही पूछना जी। चाह रहा था। और आप क्या समझते हैं कितने % की रिटर्न एक अच्छी रिटर्न है मार्केट में, जो आपकी स्ट्रेटजीज दे सकती हैं या आप निकाल पा रहे हैं? सर, अगर बैक टेस्ट देखा जाए ना जो स्ट्रेटजीज का, वो 50% 60% रिटर्न भी देता है महीने पर- का? नहीं सर, एनुअली, साल महीने का नहीं सर। महीने में हाँ, तो मैं अगर वही 50% मैं इसीलिए क्लैरिटी ले अगर रहा हूँ 50 लाख की हम बात करके चल रहे हैं और 50% अगर हम मंथली बात करने लगे सर, जी, फिर तो 3 साल में अंबानी शायद अंबानी बन हाँ, जाएंगे, हम yes। उसको नौकरी पे रखने जोगे हो जाएंगे। तो इतनी बड़ी बात नहीं करनी सर। 50% वो बैक टेस्ट में दिखाता है, लेकिन मैं अपने चैनल पर जब भी वीडियो डालता हूँ तो मैं एक ही बात करता हूँ कि हमने 50% भी नहीं मानना कि हमने 50% लेना है। सर, इतने बड़े बड़े फंड हाउस बैठे हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, वो 20-22% मैक्सिमम रिटर्न दे पाते हैं। अगर आप उनसे 3 या 4% का अल्फ़ा भी जनरेट कर पाए ना अपने लिए, तो आप सोचिए आप कितने नॉलेजेबल पर्सन को बीट करके आप मार्केट के अंदर आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरी सोच तो ये होती है सर, 25 से 30% के बीच में रिटर्न ना जाए वो बेस्ट है। अब आपने ये बताया कि एक आदमी अगर फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहता है, वो कम से कम 50 लाख रुपए लेके आए। जी 50 लाख लेके आए और 25% की अगर उसकी रिटर्न आ जाती है, तो यानी कि 12.5 लाख के 12.5 आसपास लाख आ जाएगा, यानी लाख कि रुपया लाख महीना। रुपए महीना वो जी, कमा जी, लेगा। जी सर। 50 लाख पे लाख रुपए महीने की यील्ड निकाली जा सकती है। जी। ये एक जेन्युइन फिगर है सर, जेन्युइन फिगर है। genuine और figure दोस्तों, ये कोई कमिटमेंट या वो नहीं है, मैं यहाँ डिस्क्लेमर दे देता हूँ। है। जी ऐसा पास्ट में हुआ है, आगे होगा या नहीं, चाहे ये सेबी रजिस्टर्ड है या कुछ भी है, जी। आगे की कोई गारंटी नहीं है। कल मार्केट किस तरह बिहेव करेगी, ना इन्हें पता है, ना मुझे पता है, ना ये इतने बड़े पंडित हैं, ना मैं इतना बड़ा जी पंडित हूँ। जी जी सर। चलिए, तो मोहित जी ये बताइए कि जैसे अब हमने ये समझ लिया कि अगर किसी को फुल टाइम ट्रेडर बनना है तो 50 लाख रुपए लेके आए। जी। 1 लाख रुपए से ज़्यादा की उम्मीद अगर वो करता है तो इस धंधे में नहीं आए। नहीं होएगा मिनिमम कैपिटल यही है या इससे कम में भी कुछ हो सकता है? सर। इससे कम में आप फुल टाइम ट्रेडर मतलब नहीं आप बन ये नहीं सकते। आप ये नहीं कह सकते कि मैं सिर्फ ट्रेडिंग ही करूंगा। वैसे तो आप 10 लाख 20 लाख से कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, पर आपका धंधा कोई और चलता हो मैं साथ में। एक और काम पूछता हूँ आपसे कि अगर कोई, क्योंकि बहुत सारे मेरे पास भी ये सवाल आते हैं, मैं आपसे भी क्लैरिटी लेना चाहूँगा, क्योंकि आप सेबी रजिस्टर्ड हैं तो जी। ऑथेंटिसिटी थोड़ी ज़्यादा है। अगर कोई व्यक्ति 10 लाख रुपए लेके आता है मार्केट में और वो आप ही की स्ट्रेटेजी चला लेता है, मान लीजिए, जी, जी। या वो कोई ऐसी स्ट्रेटेजी चला लेता है जिसमें वो पैसा बना पाता है, तो 10 लाख वाला आदमी पूरे साल भर में कितना कमा पाएगा और महीने में कितना कमा पाएगा? सर, जैसा कि हमने बात की कि 30% से ऊपर तो उसको सोचना ही नहीं है। ठीक है। तो पूरे साल में 10 लाख वाला आदमी 3 लाख रुपए से ऊपर की सोच ही मत बनाए कि भाई मैं कमाऊंगा। तो दोस्तों, यदि आप 10 लाख रुपए लेके आ रहे हैं और अगर आप 25,000 रुपये महीना कमाने के लिए तैयार है और आपको लगता है कि आपका घर इससे चल सकता है, तो आइए, नहीं तो इस पैसे को कहीं इधर उधर इन्वेस्ट करिए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए, एफडी कराइए, क्योंकि इसमें लॉस के भी चांसेस हैं, एफडी में लॉस नहीं होगा, पहली चीज़। दूसरा, मोहित जी जो कहना चाह रहे हैं कि अगर आपको फुल टाइम ट्रेडर बनना है तो 50 लाख की कैपिटल आपके पास होनी चाहिए। यदि ये नहीं है तो दोस्तों, इतना टाइम लगाना, इतनी एनर्जी और इतना दिमाग लगाना मेरे ख्याल से उस पैसे और टाइम के लिए जस्टिफाइड नहीं है, अगर इससे आपकी अच्छा सोच इससे हाँ, बेटर है। आप अपनी नौकरी कीजिए, जो काम कर रहे हैं उसको बढ़ाइए आप। यस। आपने फुल टाइम ट्रेडर ही क्यों बनना है? आप अपने पैसे को काम पे लगाइए, साइड मतलब पार्ट टाइम ट्रेडिंग कीजिए। दूसरा, अभी आपने एक बात बोली, मैं आप ही की बात से बात को निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ऑडियंस सर। को हाँ क्लैरिटी जी, हाँ मिलती जी, हाँ रहे। जी। अभी आपने बोला कि मेरा बैक टेस्ट तो 50% दिखाता है, लेकिन एक्चुअल में 20-30% भी आ जाए तो गनीमत है। जी तो ये फ़र्क क्यों है? स्लिपेजेस हैं, मैं समझता हूँ, लेकिन मैं आपकी जुबानी समझना चाहता हूँ कि स्लिपेजेस क्या हैं और क्यों होती हैं स्लिपेजेस, और इसका इम्पैक्ट हम लोगों को कैसे लेना चाहिए? जी सर, जो मैंने बैक टेस्ट की बात की कि 60% का रिटर्न आया, वो हमने उसके अंदर हेज कॉस्ट भी डाल दी, क्योंकि आप सेल कर रहे हैं तो आपको हेजेस लेनी पड़ेंगी। उसके अंदर मैंने ब्रोकरेज भी डाल दी 20 रुपये के हिसाब से। उसके बाद मैंने लगाई 1.5% की स्लिपेजेस के ऊपर। स्लिपेजेस के ऊपर मैं अभी आता हूँ सर। उसके बाद मेरी स्ट्रेटजी 60% का प्रॉफिट दे रही है, लेकिन मैंने ये बोला कि हमने उम्मीद नहीं करनी कि हमने 60 ही लेना है, हमने सोच के चलना है कि भाई 30 लेना है, उसके ऊपर जो भी आ जाए हमारा बोनस है। वो जैसे कहते हैं नहीं, सैलरी वाला पर्सन होता है कि उसका 30 लाख का फिक्स इनकम है और 20 लाख का वेरिएबल होता है, तो 20 लाख तो वो सोचता ही नहीं कि भाई मेरे पास आएगा, वो तो उसकी परफॉर्मेंस बेस्ड है।
तो अगर परफॉर्मेंस आ गई तो उसको मिल जाएगा, नहीं तो वो 30% अगर आ जाए, मतलब सोच वहाँ पर रखें कि जहाँ पे हमें खुशी मिले। कई बार होता है ना कि हम 60% की सोच बना के बैठ जाते हैं, रिटर्न आया 40%, तो दिमाग पे होता है यार 20% मिस हो गया, वो नहीं देख रहे कि 40% कमा लिया। फंड हाउस में जाते, कहीं भी जाते तो 20-25% हमारे पास आ रहा है, लेकिन हमने खुश होना है, तो इसलिए हमने सोच छोटी कर दी कि भाई हम छोटी सोच से काम करेंगे, हमने कम में लेना है, लेकिन अगर हमारे पास ज़्यादा आ गया तो हम खुश हैं। और सेकंड, अब बात हम कर रहे हैं स्लिपेजेस की सर। जब हम ऑप्शन को ट्रेड करते हैं, जैसे वधवा जी आप भी बहुत बड़े ट्रेडर हो, तो जैसे हम कई बार ऑप्शन का रेट देखते हैं, 100 रुपये के ऊपर ऑप्शन ट्रेड कर रहा होता है, हम उसको सेल करने चले जाते हैं। क्या कभी 100 रुपये के ऊपर सेल हुआ है? 99 पॉइंट समथिंग या 99 पे समथिंग पे ट्रेड करता है वो। कई दफ़ा तो 90 पे ही होता है, हाँ, क्योंकि मूवमेंट इतनी फास्ट मूवमेंट होती है, इतनी पकड़ ही फास्ट नहीं होती सकते। है। और कई दफ़ा 100 पे करने जाते हैं 105 पे भी होता है। 105 मैं पे ये भी, नहीं हाँ, कहूँगा तो कि इसको, मतलब, हाँ जी, और जब वो 100 जिस दिन मैंने देखा 105 पे ट्रेड हुआ, वो अगला फिगर ही मुझे 150 दिखाया, मेरा हाँ, एसएल ही कटा SL है। ही हिट कर गया। तो वही चीज़ है सर। तो स्लिपेजेस हम इसीलिए लगाते हैं कि मान लो 1.5% हमने हर ट्रेड के ऊपर से माइनस कर दिया, कि जो चीज़ हमारी 100 रुपये पे सेल होनी चाहिए थी वो हमारी 98.5 पे सेल होगी, अगर 98.5 पे। हम 1.5% की स्लिपेज लगा रहे हैं। उसके बाद जब वो उसका SL होगा या टारगेट आएगा, तो जो चीज़ फिर से 100 पे आनी चाहिए थी या 150 पे आनी चाहिए थी, हमने 1.5% वहाँ से भी कम कर दिया, ताकि, और पूरे ट्रेड के अंदर से हमने 3% उड़ा दिया, बाय साइड पे भी और सेल साइड पे भी। उसके बाद भी अगर स्ट्रेटजी आपकी प्रॉफिटेबल है, आपने तभी जाना है। मैंने देखा है कि प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ना सर बहुत लोगों ने स्ट्रेटजीज लिस्ट की हुई हैं, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाओ, लेकिन स्लीपेज की बात कोई करता ही नहीं। मैंने एक स्ट्रेटजी देखी सर, वो बाइंग की स्ट्रेटजी थी उसके, क्योंकि बाइंग में कैपिटल थोड़ी लगती है, तो उसने दिखा रखा कि 2000% रिटर्न आएगा स्ट्रेटजी के अंदर, 2000%। सर एक बार तो मन करता है ना देख के कि भाई देखा तो जाए अगले ने किया क्या हुआ है। मैंने उसके ऊपर आधे % की स्लीपेज लगा दी। वो जो 2000% का रिटर्न था वो कम होके 1500 आ जाना चाहिए था कि चलो थोड़ा बहुत माइनस में स्लीपेज आ आया, गया। वो फ्लैट हो गई सर स्ट्रेटजी। और जैसे ही 1% की लगाई वो 60% माइनस पे चली गई। तो वो लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए सर ये स्ट्रेटजी लिस्ट की हुई है। बाद में वही लोग जो मतलब लोगों को बेवकूफ़ बना रहे होते हैं, बाद में वही लोग कह रहे होते हैं कि भाई मार्केट में मत आओ, यहाँ तो मर जाओगे आप, क्योंकि ये अपना मतलब बेसिकली क्या है कि सट्टा है, ये सट्टा नहीं है सर। सिस्टम के साथ अगर करोगे तो कोई सट्टा नहीं है। मोहित जी, अभी आपने डिस्कस किया कि अगर किसी को फुल टाइम ट्रेडर बनना है तो कम से कम 50 लाख रुपए उसके पास होने चाहिए, तो ही वो आए, क्योंकि आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो तो इतना पैसा तो लगेगा ही लगेगा ही, लगेगा। हाँ। तो उसमें आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहती है? 50 लाख में आप बाइंग स्ट्रैटेजीज यूज़ करते हो, सेलिंग यूज़ करते हो? आपका सिस्टम क्या रहता है कि अगर आज कोई इन्वेस्टर आ रहा है या कोई ट्रेडर आ रहा है 50 लाख रुपए लेके आ रहा है, तो वो लाख सवा लाख रुपए महीना उसमें से निकाल सके? मैम जो मेरे ना ट्रेड एल्गो टेस्ट के ऊपर एज ए RA 12 से लेके 14 स्ट्रेटजी लिस्ट की हुई हैं, उसमें से 12 स्ट्रेटजीज़ का मेरा पोर्टफोलियो बनता है। तो आप देखोगे उसके अंदर ना एक पोजिशनल की स्ट्रेटजी है, 2 स्ट्रेटजीज़ बाइंग की हैं, बाकी सारी सेलिंग की हैं सर। क्योंकि हमारा जो कंसंट्रेशन है वो सेलिंग के ऊपर है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मार्केट डायरेक्शनल हो जाती है, तो हमने उसका बेनिफिट भी लेना है, तो उसके लिए बाइंग की स्ट्रेटजीज ऐड की हुई हैं। कई बार क्या होता है कि पूरे मंथ में मार्केट कहीं नहीं जाती, तो उसको कवर करने के लिए हमने पोजिशनल स्ट्रेटजी रखी है। ये सारी आपस में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हुई चलती हैं। तो वीकली बेस पे जब भी हम देखते हैं तो ये काफ़ी अच्छा रिटर्न आ रहा है। जो भी बैक टेस्ट करके देखेगा मेरे पोर्टफोलियो को, काफ़ी अच्छा उसको रिटर्न दिखेगा। तो मतलब ये है कि किसी को भी चलाना है तो 50 लाख रुपए वो लेके आए और सारी स्ट्रेटजी आपकी चलाए, तो कहीं ना कहीं वो महीने के लास्ट में प्रॉफिट में आ जाएगा। जी सर, हमने 50 लाख की जो फिगर रखी है ना वो फुल टाइम के लिए रखी है, पर जो वो पोर्टफोलियो चलता है वो 20 लाख से भी चल जाता है। अच्छा, 20 लाख से हाँ, चल उसके बाद आप मल्टीपल चला सकते हो, 20 लाख से इंटू कितने भी कर लो आप, वो चला सकते मतलब हो। मिनिमम 20 लाख रुपए मिनिमम 20 लाख रुपए से तो चलेगा। 20 लाख से वो 14 स्ट्रेटजी चल जाएंगी, जिसमें बाइंग भी है, सेलिंग भी सेलिंग है भी और है और पोजिशनल भी है। जी सर। पोजिशनल कितनी है? पोजिशनल एक स्ट्रेटजी है सर, बाकी 13 स्ट्रेटजीज इंट्राडे हैं। इंट्राडे है जी। मतलब सुबह 9:15 बजे चालू करो, 3:30 बजे हाँ जी, खत्म करो। उनमें भी लॉजिक लगा हुआ है सर। किसी दिन कोई स्ट्रेटजी चलती है, किसी दिन अच्छा। कोई चलती है। और जो मेरी बाइंग की स्ट्रेटजी है वो ऐसा नहीं है कि रोज़ चलती है, उसमें मैंने ब्रेकआउट्स लगाए हुए हैं कि अगर मार्केट ब्रेकआउट देगी तो ही चलेंगे। तो ही चलेगी। कई बार तो मेरे को कॉल्स आ जाते हैं कि सर बाइंग की स्ट्रेटजी ने तो काम ही नहीं किया आज, कि ट्रेड ही नहीं लिया। उसके अंदर ट्रेड लेना ही क्यों है? क्योंकि बाइंग के अंदर तो हमें मोमेंटम चाहिए। जिस दिन मोमेंटम आएगा तो उसी दिन ही वो स्ट्रेटजी चलेगी, अदरवाइज वो खड़ी रहेगी। तो आपने बताया आपकी स्ट्रेटजी एल्गो टेस्ट पे रजिस्टर है। जी सर। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि ये तो हो गई एल्गो की बात, कोई ऐसी स्ट्रेटजी भी है जो आप मैनुअल मेरी ऑडियंस को देना चाहेंगे, ताकि क्योंकि आपको बुलाया है मैंने जी और आप आए हैं, तो कुछ ऐसा हो कि कुछ लर्निंग मिले सब लोगों को। सर, एक स्ट्रेटजी है, पोजिशनल स्ट्रेटजी दूंगा मैं आपको। जी। तो उसको आप एल्गो पे भी चला सकते हो और आप उसको मैनुअली भी चला सकते हो। आपने क्या करना है सर, बैंक निफ्टी जिसको सब भूल चुके हैं,
क्योंकि जब से वो मंथली एक्सपायरी पे चला गया बैंक निफ्टी की स्ट्रेटजीज़ को कोई नहीं चला रहा। मेरे पास भी सर इतना बड़ा पोर्टफोलियो बना हुआ था ना एल्गो टेस्ट के ऊपर बैंक निफ्टी का, मैंने सारा डिलीट किया है, क्योंकि इंट्राडे चलाते थे पहले सर, अब मंथली बेस पे चला गया है, तो इसलिए उसको कोई बात ही नहीं कर रहा बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी की ये स्ट्रेटजी है सर, अपने को क्या करना है, एक्सपायरी से 16 दिन पहले, 16 वर्किंग डेज मतलब 16 ट्रेडिंग डेज, 16 ट्रेडिंग डेज पहले हमने 9 से लेके 9:30 के बीच में ATM की कॉल और पुट सेल कर देनी है। आपने स्टॉप लॉस लगा लेना है 2% अंडरलाइन यानी बैंक निफ्टी का। आपने मार्क कर लेना है कि भाई जिस टाइम मैंने ये स्ट्रेटजी बनाई बैंक निफ्टी कहाँ पर था, तो उसका 2% आपने ऊपर नीचे का मार्क कर लेना है। ऊपर ब्रेक करता है तो भी आपने SL ले लेना है, नीचे ब्रेक करता है तो भी आपने SL ले लेना है। मान लीजिए हमने इस वक्त बैंक निफ्टी मान लीजिए हम 40,000 खड़ी है, जी क्योंकि 3 महीने कंप्लायंस का डेटा है, जी, तो मैं जी। 40,000 बात जी, करता जी, हूँ। जी। अब 40,000 की कॉल और 40,000 की पुट मैंने दोनों बेच दी। दोनों बेच दिए आपने। दोनों मान लीजिए 500 रुपए की बिकी, जी, तो ये 1,000 रुपए का जोड़ा बिक गया जोड़ा मेरा। बिक गया। अब 40,000 का 2% हो गया 800 800 पॉइंट। रुपये, 800 पॉइंट। तो 40,800 जाएगी तो मैं कॉल का लॉस बुक कर लूंगा। नहीं, आपने दोनों का SL ले लेना है, अच्छा, दोनों का ऐसे ले पोजीशन लेना है। और उसमें री एंट्री कर लेनी है। उसके बाद जो भी ATM है आपका, हाँ। उसके अंदर री एंट्री कर लेनी है आपने। अच्छा, फिर फिर वही- से आपने वही फंडा अपनाना है। ठीक है। तो आप ये करते चले जाएं, आपने 8 बार SL लेना है, मतलब 8 बार री एंट्री करनी है, उसके बाद आपने री एंट्री नहीं करनी पूरे मंथ के अंदर। आप इसका बैक टेस्ट कीजिए और आप देखिए कि कितनी अच्छी स्ट्रेटजी है ये। आपको इसने पूरे साल के अंदर 2% महीने से ऊपर कमा के दिया है तो इस स्ट्रेटजी में। इसका मतलब तो ये हुआ कि पूरा जो हमने जोड़ा बेचा उसमें पूरे में ही SL पूरे में SL लेना है आपने। तो अगर मान लीजिए 800 पॉइंट ऊपर चलता है, जी तो 800 का मतलब है 400 पॉइंट मेरी कॉल चली होगी, लेकिन 250 पॉइंट वहां से नीचे से भी आ गए होंगे, तो 150-200 पॉइंट का मेरा हाँ, इसके SL अंदर क्या रहेगा। होता है कि कई बार सर, अब ये डिपेंड करता है कितने दिन के बाद आया। ऐसा नहीं है कि हर बार ये 8 री एंट्रियाँ करवाएगा आपकी। किसी बार तो ये ऐसा भी हुआ है कि बैंक निफ्टी खड़ा रह गया, आपका 1-2 स्टॉप लॉस हुए और आपको प्रॉफिट आ गया। किसी बार क्या होता है कि 8 की 8 री एंट्रियाँ भी करवाता है। लेकिन अगर जब हम इसके बियॉन्ड जाते हैं कि हम बार बार री एंट्री करते रहें, इसका मतलब वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है सिस्टम के अंदर। तो आप थोड़ा मतलब हमें रुकना भी चाहिए ना कहीं पे जाके, तभी अगर स्ट्रेटजिकल काम करेंगे। फ़ायदा तभी है कि जब हम रुक जाएं, हमें पता हो कि हमने रुकना कहाँ है। तो सिस्टम में अगर आप डाल देंगे ना स्ट्रेटजी को, तो 8 बार से ऊपर आपने री एंट्री नहीं लेनी इसके अंदर। आप 2% हर महीने से ज़्यादा सेलिंग में कमा रहे होंगे। अभी मैंने इसके अंदर हैजिज नहीं लिए हैं, बिना हैजिज के 7 लाख रुपये मार्जिन लेगी ये, अगर 2 लोट पे चलाएंगे, क्योंकि एक्सपायरी डे पे आजकल ज़्यादा मार्जिन लगता है। इसको एक्सपायरी डे पर ही एग्जिट करना है हमने, तो उस हिसाब से 7 लाख रुपये मार्जिन लेगी आपको, मतलब मंथली 2-2.5% से ऊपर का ये रिटर्न जनरेट करके देगी। सारे खर्चे निकालने के बाद 1.5% की स्लिपेज मैं हर बार बोलूँगा, वो लगाने के बाद कि 1.5% हमने काट देना है कि हमें नहीं आएगा वो। अब मान लीजिए जैसे ये स्ट्रैटेजी हमने लगाई, जी पोजिशनल स्ट्रैटेजी है, जी आज मेरा SL नहीं कटा, लेकिन अगले दिन खुली 2,000 पॉइंट नीचे या 2,000 पॉइंट ऊपर गया, तो फिर मैं क्या करूँगा? फिर तो स्लिपेजेस भी बढ़ जाएंगे और आप लॉस भी। क्योंकि सर ये चीज़ें ना सारी अकाउंट फॉर होती हैं जब हम बैक टेस्ट करते हैं। हमने 2-2 साल के ऊपर बैक टेस्ट किया हुआ है सारी स्ट्रेटजीज़ को, तो उसके अंदर ये सारी सिचुएशंस कवर हो जाती हैं। क्योंकि कभी वो नीचे खुला होगा, कभी ऊपर खुला होगा, कहीं बार फ्लैट खुला होगा, तो वो सारा कुछ कवर किया हुआ है। तो जैसे ही जहाँ भी खुला आपका, आपने SL काट के वहीं पे ATM मान के वहीं पे सेल कर देना आपने, और इस सारे फंडे को रिपीट करते रहना है। सर एक सिस्टम बेस की जब हम बात करते हैं ना, तो उसमें क्या है ना, जब हम इस चीज़ को एल्गो पे ले जाते हैं, वहाँ हमारे इमोशंस ख़त्म हो जाते हैं। आपने सिर्फ आपका फंडा ये रह जाता है कि आपने सुबह उठना है, अपने एल्गो को ऑन कर देना है बस। उसके बाद आपने उस स्ट्रेटजी का एंड में देखना है कि भाई मेरा बना क्या। जब हम इसको मंथली ट्रैक करेंगे ना, बहुत अच्छा प्रॉफिट है। क्योंकि क्या होता है ना, जब हम इमोशनल होके बैठे होते हैं कि हमें दिख रहा होता है कि कोई भी हम मैनुअली काम करते हैं कि भाई हमने बैक टेस्ट किया, उसके अंदर हम एक एक फंडा सही बना रहे होते हैं कि भाई जब ये होगा तो मैंने ये एक्शन लेना है, जब ये होगा तो मैंने ये एक्शन लेना है। लेकिन कई बार क्या होता है, जब एक्चुअल में पैसा इन्वॉल्व हो जाता है ना, हमें दिख रहा होता है कि भाई मार्केट ऊपर 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 जा रही है, हमें दिख रहा है कि यहाँ पे हमें काट के दोबारा बनाना चाहिए, लेकिन माइंड में क्या सिग्नल आएगा कि भाई क्या पता वापस आ जाए, मैं यहाँ से काटूँ यहीं से वापस आ जाए। तो इसलिए ना मैं सिस्टम पे ज़्यादा भरोसा करता हूँ कि हमने जो भी स्ट्रेटजी बनाए, हमें ऐसी बनानी चाहिए कि भाई वो सिस्टम के अंदर डल जाए आपकी, ताकि आपके इमोशंस ख़त्म हो जाएं। आपने देखना तो है ही नहीं मार्केट कहाँ जा रही है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें मैं हेज और ले लूं, तो हेज कहाँ पे लेने चाहिए? अगर पोजीशनल बड़ी मान लो कोई 1 करोड़ से कर रहा है, तो नंबर ऑफ लॉट्स विल बी टू मच। जी जी तो वो तो 2,000 पॉइंट नीचे में तो बिल्कुल ही मर जाएगा अगर नेकेड जाएगा। सर जो ये स्ट्रेटजीज है ना, ये बंच में रन होती हैं, जैसे कि हम पोर्टफोलियो बोलते हैं। तो इसलिए हमें कभी भी अपना पूरा पैसा ना एक ही स्ट्रेटजी, एक ही सिस्टम के ऊपर नहीं लगाना। ओके। तो तभी मैंने 14 स्ट्रेटजीज बनाई हुई हैं।
क्योंकि 14 से ही पोर्टफोलियो बनेगा। आपने उन 14 के अंदर अपना पैसा डिप्लॉय करना है। पर जैसे आपने बड़े पैसे की बात की, तो हो सकता है कि कोई इतना बड़ा बंदा हो कि जिसका थोड़ा पैसा, जैसे 10% पैसा रिस्क पे लगाना है, तो वो भी करोड़ों में चला जाए। तो उसको क्या करना चाहिए, 2000 पॉइंट के आसपास अपनी एक हैज रख लेनी चाहिए। वो मेड ए सेविंग है उसकी, कि भाई मार्केट में कुछ बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया और 2000-3000 पॉइंट मार्केट नीचे खुल गई, तो उस दिन वो उसको बचा जाएगी। तो अब आपने बता दिया कि ये हेजिंग टाइप की स्ट्रैटेजी होती है, लेकिन हमारे व्यूअर्स को जानना एक ये चीज़ भी रहता है कि ऑप्शन बाइंग में कोई बढ़िया स्ट्रैटेजी है जिससे वो पैसा बना सकें। मैं पर्सनली, मैं भी वधवा जी की तरह ऑप्शन बाइंग को ज़्यादा प्रेफरेंस देता नहीं। जो ऑप्शन बाइंग की स्ट्रेटजीज़ है ना मेरे पोर्टफोलियो में, वो एक मतलब बोनस की तरह है। हमने ऑप्शन बाइंग को कभी भी अकेले नहीं चलाना। एक तो हमने क्या करना है, ऑप्शन सेलिंग का पोर्टफोलियो बनाना है, उसके अंदर 1 या 2 स्ट्रेटजी ऑप्शन बाइंग की रख लो, ताकि किसी दिन बड़ा पैसा जब बनना है। क्योंकि ऑप्शन बाइंग के अंदर सर मैंने एक चीज़ देखी है, इनकी विन प्रोबेबिलिटी 50% से कम होती है हमेशा। क्योंकि आप देखेंगे कि एक तो थीटा लूज़ हो रहा है, अगर मैथमेटिकली बात भी करें तो वो 33 बाइंग के अंदर 33% की प्रोबेबिलिटी होती है ना। खड़े रह जाएगी तो भी मर जाएंगे हम, और उल्टा चली गई तो भी मर जाएंगे। इसीलिए एक तो ये रीज़न है कि मैम बाइंग को हम ज़्यादा प्रेफरेंस देते नहीं है। पर बाइंग की अगर आप स्ट्रेटजी बोल रहे हो, तो जो मेरे पोर्टफोलियो का पार्ट है स्ट्रेटजी, उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, 9:15 से लेके 9:30 बजे तक, उस टाइम मतलब 9:15 बजे 250 रुपये की जो भी कॉल होती है, हम उसको ट्रैक करना है सर। हमने कि 250 रुपये की कॉल 9:15 बजे कौन सी है, हमने मार्क कर लेना है। उसके बाद 9:30 बजे तक हमने उसकी ट्रैकिंग करते रहना है कि उसने हाई क्या बनाया, लो क्या बनाया। 9:30 बजे के बाद जैसे ही वो अपना हाई तोड़ेगी कॉल, आपने उसके अंदर एंट्री ले लेनी है, 40% का स्टॉप लॉस लगा लेना है उस दिन के लिए। और इस स्ट्रेटजी को मैंने 2 साल के ऊपर टेस्ट किया सर। उसके बाद कोई स्टॉप लॉस नहीं है, कुछ नहीं है। आपने पूरा दिन उस स्ट्रेटजी को राइड करना है, या तो आपका स्टॉप लॉस आ जाएगा, या वो स्ट्रेटजी जहाँ भी जाके बंद हो जाएगी वहाँ, मतलब हमें नहीं पता, मार्केट अगर बहुत ज़्यादा भाग गई तो हमें पूरा प्रॉफिट काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आ जाएगा। तो हो सकता है कि कई बार ब्रेकआउट देती है और आपका स्टॉप लॉस भी हिट कर दे। तो आपने कुछ भी उसके अंदर मैनुअल इंटरफेरेंस नहीं करनी। इस स्ट्रेटजी को सर अगर हम 1.5% स्लिपेज के साथ टेस्ट किया मैंने, उस टाइम 38% की इसकी पूरे 2 साल के अंदर विन आती है सर। और इसने अगर इसको 3 लोट पे चलाएंगे तो सिर्फ 15,000 रुपये मार्जिन लगता है अगर हम बाइंग की बात करें। लेकिन मैं इसका मार्जिन 1 लाख रुपया मानता हूँ, 90,000 से 1 लाख रुपया, क्योंकि इसका ड्रॉडाउन बहुत बड़ा होता है सर। क्योंकि 40% का स्टॉप लॉस है, अगर 2 बार भी आ गया तो 80% आपका पैसा उड़ जाएगा। तो इसलिए मैं इसका मान के चलता हूँ कि मैं इसको जब भी चलाता हूँ अपने पोर्टफोलियो के अंदर, इसकी जो वेटेज रखता हूँ 1 से 2 लाख के बीच में रखता हूँ, कि भाई हमने इतना पैसा मान के चलना है कि ये स्ट्रेटजी हमारा खा जाएगी। तो इसने पैसा डबल करके दिया है पिछले 2 साल हर साल में, मतलब 1 लाख को 2 लाख करके 3 लॉट को करके करा है, या 1 लाख का 2 लाख करा है? 1 लाख, मतलब अगर हम 3 लॉट के हिसाब से देखेंगे तो मार्जिन तो 15,000 ही है इसके लेकिन ऊपर। हम 1 लाख हम 1 लाख मान रहे हैं, तो 1 लाख का 1 लाख रुपया हर साल इसने रिटर्न दिया है, सारे खर्चे निकालने के बाद। दोस्तों इस लॉजिक को समझिए कि 15,000 रुपये लगे मेरे 3 लॉट में। अब अगर मान लीजिए मेरा 5 बार बैक टू बैक एसएल कट गया, तो 15,000 का 40% कितना होता है? मोटा माटी में समझिए करीब करीब 6,000 रुपये। अगर 3 बार मेरा एसएल कटा तो 18,000 का लॉस है, जबकि 15,000 लग रहे हैं। तो अगर 3 बार है तो 120% का लॉस है आपका। तो ये क्या कर रहे हैं कि अगर 5 बार लॉस हुआ आपका तो 6,000 के हिसाब से 30,000 का लॉस हुआ। तो अगर आप केवल 15,000 डालेंगे तो सुपड़ा साफ, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, बाइंग में हो जाता है और होता ही है। लेकिन अगर आपको सिर्फ 1 या 2 अच्छे ट्रेड मिल गए, जिन्होंने आपका सुबह 250 वाली जो कॉल है वो अगर मान लो आपने 325 पे खरीदी, तो वो एक दिन ऐसा भी आएगा कि 325 से वो 1700 चली जाएगी। क्योंकि किसी दिन तो ऐसा भी होगा कि 3,000 2,000 पॉइंट बढ़ने में तो कम बढ़ेंगे, लेकिन गिरने के लिए एक ही दिन चाहिए आपको आपकी सारी रिकवरी के लिए। तो ऐसा हो जाता है। लेकिन लॉसेस के लिए तैयार रहना है। मार्केट किसी के लिए भी कंफर्म नहीं होती, और सेबी रजिस्टर हो या नॉन सेबी रजिस्टर हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गलती सब कर सकते हैं, लॉस सबके कट सकते हैं। तो ये बैंक निफ्टी में चलानी है, ये सेंसेक्स में चलानी है। अच्छा, ये सेंसेक्स में चलानी है। सेंसेक्स में चलानी ओके। तो सर वैसे जैसे हम बात करते हैं ना कि जैसे अभी हमने बाइंग की स्ट्रेटजी की बात की और हमने इसके ड्रॉ डाउन की बात की, तो मैं ड्रॉ डाउन को बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ सर। आप देखेंगे कि जो मतलब मैं पोर्टफोलियो जब भी बनाता हूँ, मेरे जो पोर्टफोलियो का ड्रॉ डाउन है वो 5 से 6% के बीच में है। मतलब अगर कोई व्यक्ति 50 लाख से शुरू कर रहा है, 20 लाख से कर 20 रहा लाख है, से कर रहा है, तो 5 से 6% मतलब 1,20,000, 1.5 लाख रुपए का तक मैक्सिमम है। हाँ, वो सारा स्लिपेज वगैरह डालने के बाद सब मिला के है। अदरवाइज तो 80,000 रुपये दिखाएगा, पर जब स्लिपेज वगैरह डाल देंगे तो 1 सवा लाख तक चला जाता है सर। उसके ऊपर अगर
ड्रॉ डाउन हो तो मैं स्ट्रेटजी को चलाता ही नहीं हूँ। ओके। तो मेरी कैटेगरी से ही बाहर हो जाती है वो सर, क्योंकि सबसे पहला काम अपने को पैसा बचाना है। ऑप्शन सेलिंग के अंदर अगर आपका पैसा बच गया तो कमा तो हम लेंगे ही, ये हमें पता ही है, क्योंकि 2-3% का रिटर्न हम निकाल लेंगे, पर हमें यह है कि वॉलेटिलिटी के अंदर हमें अपना पैसा बचाना है। तो मल्टीपल स्ट्रेटजीज़ का यही बेनिफिट है कि एक दिन में 3-3 4-4 स्ट्रेटजीज जब हमारी रन होती हैं, तो इसने प्रॉफिट नहीं दिया, क्या पता इसने दे दिया, तो वो जब कंबाइन होकर इनका जो ड्रॉ डाउन आता है ना, वो बहुत कम आता है सर। तो जो ये सेंसेक्स की आप स्ट्रेटजी बता रहे हैं, ये रोज चलानी है या इसके भी कोई डेज हैं? सर जो ये बाइंग की स्ट्रेटजीज है ना, ये मैंने टेस्ट किया है कि ये, क्योंकि 250 रुपये का हमने प्रीमियम है, हमने इन द मनी जाके इसको बाय करना है ज़्यादातर। ओके। तो ये 0 और 1 यानी 0 DT पे और 1 DT पे बहुत अच्छा काम करती है, क्योंकि उस दिन प्रीमियम कम होते हैं, तो जो ये ट्रैक करेगी तो थीटा कम आएगा इसके अंदर, तो उस कारण से इसके अंदर जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है इसकी 0 और 1 पे। तो उसी दिन ही मैं चलाता हूँ इस स्ट्रेटजी को। तो जैसे कि मोहित जी, सेंसेक्स की एक्सपायरी वीरवार यानी थर्सडे को है, तो ये थर्सडे को चलानी है और वेडनेसडे को चलानी है, 2 ही दिन। अच्छा, बाकी दिन जो है अपनी सेलिंग वाली चलाएंगे आपके अगर? बाकी दिन हाँ जी, और सेलिंग वाले पोर्टफोलियो है सर। एक बाइंग की स्ट्रेटजी और भी हमने पोर्टफोलियो में डाली हुई है, वो किसी और दिन चलती है क्योंकि वो निफ्टी की एक्सपायरी बेस्ड है। ओके। इसके अलावा जब जो ये दो स्ट्रेटजीज मैंने आपको दी है ना सर आज, एक पोजिशनल और एक ये बाइंग की स्ट्रेटजी, आप इसको पोर्टफोलियो में चला के देखो। आपने क्या करना है, एल्गो टेस्ट पे जाना है, ये दोनों स्ट्रेटजीज को ड्राफ्ट कर लेना है, उसके बाद पोर्टफोलियो पे जाना है और इन दोनों स्ट्रेटजीज को पोर्टफोलियो का पार्ट बना लेना है और इनको बैक टेस्ट करके देखिए सर, क्योंकि ये आपको रिजल्ट देगी सर मंथली बेस पे, क्योंकि हमने इसके अंदर एक मंथली पोजीशन रखी हुई है। और आप देखोगे खूबसूरती पोर्टफोलियो की कि जब हम देखेंगे ना कि मंथली बेस के ऊपर वो स्ट्रेटजी ने प्रॉफिटेबल है, उसके बाद ये बीच में जब मिक्स हो जाती है, ये उसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ा देती है सर, और प्रॉफिट ड्रॉ डाउन को बहुत ज़्यादा कम कर देती है। लोग क्या करते हैं कि जो स्ट्रेटजी को ना डेली बेसिस पर ट्रैक करना शुरू कर देते हैं, लेकिन जब आपके पोर्टफोलियो के अंदर एक पोजिशनल स्ट्रेटजी हो ना, तो हमने जब ट्रैकिंग करनी है तो पोजिशनल स्ट्रेटजी के हिसाब से करनी है। क्योंकि क्या है ना, मान लो आज मंडे से लेके थर्सडे तक आपकी स्ट्रेटजी चलनी है पोजिशनल, तो अगर आप मंडे का पोर्टफोलियो देखेंगे, P&L देखेंगे, तो हो सकता है कि पोजिशनल आपकी लॉस में खड़ी हो, क्योंकि उसमें थीटा डीके आया ही नहीं, क्योंकि आप मंडे के अंदर ही एंटर किया है आपने। ट्यूसडे को भी यही चीज़ हो सकती है, लेकिन वो जब एक्सपायर होगी थर्सडे को जाके, आपको उसका ट्रू रिजल्ट उस दिन पता चलेगा कि भाई मेरी पोजिशनल ने क्या किया। तो उसी हिसाब से हमें ट्रैकिंग करनी चाहिए। वीकली अगर आपकी पोजिशनल है तो वीकली बेस पे, और अगर आपकी मंथली पोजिशनल है तो आपको मंथली बेस पे ही ट्रैकिंग करनी चाहिए इसकी। मोहित जी, जैसे आपका अगर कोई सिस्टम फॉलो करे तो उसकी चांदी ही चांदी है। वो मैं यही कहूँगी, अगर वो ईयरली 25% के करीब रिटर्न निकाल लेता है तो दैट्स अ विन विन थिंग। जी तो ये अब चांदी की बात आई है और आजकल चांदी बहुत ट्रेंड में जी है, हर जगह न्यूज़ में भी चांदी है। तो उस पे आपका क्या विचार है, और उसमें भी क्या आपका कोई पैटर्न है? जो आप जैसे सेबी रजिस्टर्ड आ रहे हो, तो आप सेबी रजिस्टर्ड हो तो आपकी नॉलेज मैक्सिमम लोगों से बहुत ज़्यादा होगी, और आप हर चीज़ को लॉजिक के साथ, बैक टेस्टिंग के साथ, सब चीज़ों के साथ करते हो। तो इसमें सिल्वर में आपका कोई ऐसा है कि कोई स्ट्रैटेजी हो या कोई चीज़ हो जिससे कि लोग उसमें पैसा बना पाए और उनके लॉसेस कम हो सकें? सिल्वर जो बढ़ रहा है ना मैम, वो गोल्ड के कारण बढ़ रहा है, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर की जो रेशो है वो एक अच्छे खासे से मेंटेन करनी ज़रूरी होती है। क्योंकि क्या है ना कि जब गोल्ड ज़्यादा महंगा हो जाता है तो लोग सिल्वर की तरफ भागते हैं, तो बाइंग सेलिंग का जो इम्पैक्ट आता है। लेकिन मैं जो है ना कमोडिटीज़ में ज़्यादा ट्रेड करता नहीं हूँ, तो इसलिए अगर हम फिजिकली सिल्वर खरीद के रख लें घर पे, वो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि जब हम ऑप्शंस के अंदर या फिर फ्यूचर्स के अंदर सिल्वर को खरीदते हैं ना, तो हमें क्या होता है कि जो उसकी फ्लक्चुएशंस होती हैं, डेली फ्लक्चुएशंस, तो आप उसको संभाल नहीं पाते, और उसके अंदर लॉट साइज़ भी बड़ा होता है, हम कैपेसिटी से ज़्यादा खेल जाते हैं उसके अंदर कई बार। तो क्या उसमें मिनी जो आता है, जैसे सिल्वर पूरा बड़ा लॉट ना लेके मिनी है, तो मिनी में बेनिफिट रहता है? मैम हम ना एक जब रिटेलर के माइंड की बात करते हैं तो बस यही चीज़ वो कंट्रोल नहीं कर पाता कि वो मिनी करता करता कब लार्ज पे चला जाएगा 2-4 बार प्रॉफिट बना के, तो वो चीज़ हम कभी समझ ही नहीं पाएंगे। इसलिए है कि अगर आपको कमोडिटीज़ में अगर काम करना है ना, तो आप डिलीवरी लेके काम करो। आप मतलब गोल्ड की मिनी डिलीवरी नहीं रह जाता फिर? मिनी रह ही नहीं जाता मैम। वो क्या है कि वो लार्ज की तरफ चला जाता है हमेशा। 10 मिनी हो जाते हैं, कहने को तो मिनी है लेकिन 4 ट्रेड आपके प्रॉफिटेबल निकले नहीं ना सर, क्वांटिटी डबल। हाँ, उसको लगता है कि भाई मेरे से ऊपर तो आज कोई है ही नहीं जो एनालिसिस कर सके, तो उसी दिन वो मिनी को छोड़ के लार्ज पे चला जाता है, और जितना उसने कमाया है एक बार में उससे ज़्यादा देके जाता है। तो आपकी राय नहीं बनती, आपकी राय ये बनती है कि फिजिकल सिल्वर लेके फिजिकल के अंदर ही काम किया जाए। और गोल्ड में भी सेम आप कहेंगे? गोल्ड के अंदर भी मैम फिजिकल डिलीवरी लीजिए, या फिर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, आप उसके अंदर ऑप्शंस है, आप ले सकते हैं कि जो आप गोल्ड बॉन्ड या मतलब क्या बोलते हैं इंडेक्स वगैरह पे ट्रेड कर सकते हैं, जिस गोल्ड को ETFs वगैरह गोल्ड के, आप उसको ले सकते हैं। तो उसके अंदर फिर भी थोड़ा कंट्रोल रहता है दिमाग के अंदर ना, क्योंकि उसके अगर इसको एज ए इन्वेस्टमेंट देखेंगे कि आपने फिजिकल गोल्ड नहीं लिया, आपने ETFs ले लिए, उसका डीमेट अकाउंट अलग कर दीजिए सबसे पहले तो जाके। दैट्स अ वेरी वैलिड हाँ जी, पॉइंट। हाँ जी, क्योंकि अगर आपको डीमेट के अंदर वो दिखता रहेगा ना कि 10% का प्रॉफिट है,
और वहीं आपने शेयर्स लिए हुए हैं साथ में, आप उसको मिक्स करने की सोचोगे कि भाई इसके अंदर मेरे को लॉस हो गया, इस यहाँ से कवर कर लेता हूँ, फिर उसके अंदर गेम घुमाने की सोचोगे कि चलो अब थोड़ा नीचे आ गया, अब ले लेता हूँ। मतलब ट्रेडिंग नहीं करनी अपने को, गोल्ड और सिल्वर के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है। तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करो सर, और बहुत अच्छा आपको रिटर्न आ सकता है। जैसे डीमेट अकाउंट में हम स्टॉक्स लेते हैं, एक अलग ही डीमेट अकाउंट रख दो गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ जी, के लिए। उसके लिए बिल्कुल अलग ही काम करना चाहिए अपने को, तभी आपका फ़ायदा बनता है जी। लॉन्ग टर्म में हमने देखा है कि म्यूचुअल फंड जो होते हैं, अगर कोई पर्सन म्यूचुअल फंड में ट्रेड करता है तो उसका पैसा बना है हमेशा। उसका कारण क्या है? क्योंकि वो दिखता ही नहीं उसको, उसके दिमाग में ही आता ही नहीं कि भाई मैंने 100 रुपये की चीज़ ली थी या 150 रुपये की हो रही है, मैं इसको बेच देता हूँ। तो उसको होल्ड करने की जब तक कैपेसिटी उसके अंदर नहीं है तब तक पैसा नहीं बनता जी। एक्चुअली म्यूचुअल फंड को हम इससे रिलेट करते हैं ना कि भाई हमने पैसा अगर डाला तो हम 5 साल तक उसको देखेंगे ही नहीं, हाँ, या 7 साल तक देखेंगे नहीं, तो कंपाउंडिंग का एक बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा उसका रीज़न उसमें। ये भी है मैम, आपके हाथ में नहीं है ना इतना, मतलब आप देख पा रहे हो, स्पेशल आपको वो CDSL की साइट खोलनी पड़ेगी या अपना म्यूचुअल फंड का जो ब्रोकर जो भी आप यूज़ करते हो वहाँ पर जाना पड़ेगा। लेकिन डीमेट के अंदर क्या है ना, आप कोई ना कोई ट्रेड कर रहे हो रोज़, तो वो आपको कहीं ना कहीं दिख ही जाएगा छुपके, बटन दबेगा ही दबेगा। बटन दबेगा ही दबेगा। आपका मतलब दिमाग ना उस टाइम किसी दिन लॉस हो गया, आपको बड़ा लॉस हो गया, तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा और आप कहोगे कि मैं अपना पैसा निकाल के फिर से आप उसको ट्रेडिंग में घुसा दोगे। तो इन्वेस्टमेंट को और ट्रेडिंग को हमेशा अलग अलग डीमेट के अंदर ही करना चाहिए। आप अपनी इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म ही रखो और उसको साइड में कर दो, तभी पैसा बनेगा। तो आपके हिसाब से आप एक बात बताइए, जैसे आपने कहा एक अगर मान लीजिए सैलरीड इंडिविजुअल है और कुछ स्मॉल ट्रेडिंग करना चाहता है तो वो क्या करे? मैम एक सैलरीड क्लास को ट्रेडिंग करनी ही क्यों है? क्योंकि एक्सपोजर इतना ज़्यादा ना, मतलब लोग हमसे ही पूछते हैं हाँ कि जी। भाई हमारी जॉब चल रही है, कोई ऐसा पैसिव मेथड बताइए जिससे हम ट्रेडिंग से कमा सकें, मतलब मैम एक साइड इनकम जैसे। मैं मेरे पास भी मैम ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, मेरे बहुत आते क्लाइंट्स हैं। आते हैं। तो जब हम फाइनेंशियल उनका डिस्कस करते हैं तो वो ना एक हमें उनके दिमाग में एक वहम चला गया है कि भाई ट्रेडिंग मतलब शेयर मार्केट मतलब ट्रेडिंग। उनको ये नहीं समझ में आएगा कि भाई एक सपोज HDFC बैंक का शेयर है, इसने कितना अच्छा रिटर्न दिया है, TCS ने कितना अच्छा रिटर्न दिया है, पीछे एशियन पेंट वगैरह ने कितना अच्छा रिटर्न दिया है। अगर उसके अंदर वो एज ए SIP कर लेता, हमने उसको बार बार लेके ट्रेड करना ही क्यों है, उसको दिमाग घुमाना ही क्यों है? वो अपनी जॉब के अंदर कंसंट्रेट करे, अपना दिमाग वहाँ पर लगाए। लेकिन ट्रेड ही क्यों करना है उसने आके? अगर ट्रेड करना है तो उसको सिस्टम बेस्ड ट्रेनिंग करनी चाहिए। ट्रेडिंग जो भी कर रहा है वो, कि भाई एक लॉजिक ले और उसको सिस्टम पे डाल दे, वो सिस्टम ट्रेड करता रहे। ये ना हो ना कि ऑफिस के अंदर बैठ के उसको देखना है कि हाई मार्केट कर क्या रही है। इस चीज़ से उसका दिमाग हट जाना चाहिए, क्योंकि जब तक उसका दिमाग चलता रहेगा तो वो कुछ ना कुछ गलत डिसीजन लेगा इम्पल्सिव होके, और वहीं पर वो मार खाएगा। मतलब ट्रेडिंग और बाकी चीज़ों को कम्प्लीटली अलग ही रखो। हाँ जी, हाँ जी। ट्रेडिंग मैम लास्ट आपका रिजॉर्ट होना चाहिए अगर आप फुल टाइम ट्रेडर बने हैं, और तब होना चाहिए अगर आपके पास कैपिटल अच्छी खासी है। आपने अपने बच्चों के लिए जो सेविंग की हुई है, आपने उसको कभी भी रिस्क पे नहीं डालना। ट्रू। आप है ना, उसमें से आप अगर मतलब कहते नहीं, जैसे मैं बोलता हूँ कि उसको प्लेज करें, थोड़ा मार्जिन ले लें और उससे ऑप्शन सेलिंग करते रहें थोड़ी थोड़ी। लेकिन उसमें एक्सपेक्टेशन ये ना लगाएं कि भाई मैं इस पैसे को अपने ऑप्शन सेलिंग को डबल कर दूंगा। उसमें 20-30% का सोचे, क्योंकि म्यूचुअल फंड अगर हम मान रहे हैं कि 20% का रिटर्न दे रहे हैं, आप उसके ऊपर एडिशनल अगर 15% भी जनरेट कर पाए, तो बहुत बड़ा बोनस है वो। हाँ जी हाँ, तो आप एक पूरी दुनिया से अलग होकर चल रहे हो कि जो फंड मैनेजर है वो 20% दिया उसने आपको, आपने बेस्ट म्यूचुअल फंड लिया हुआ है, उसके बाद आपने उसको प्लेज किया, उससे 10-12% आपने और निकाल लिया। उससे आप क्या अपने एडिशनल खर्चे चला सकते हैं, आप जो भी मतलब लग्जरी सोचते हैं बच्चों को देंगे लेकिन नहीं दे पा रहे हैं, आप वो कर सकते हैं। क्योंकि ये 10-12% भी धीरे धीरे जैसे जैसे आपके फंड्स बढ़ेंगे बड़े होते चले जाएंगे पैसे ये। और अगर आप उसको री इन्वेस्ट करेंगे तो आप तो मतलब जब कंपाउंडिंग काम करेगी इसके ऊपर तो बहुत अच्छा पैसा बन जाएगा। मतलब अगर किसी के पास 5 लाख रुपए हैं, मैं 5 लाख या 10 लाख 10 से लाख शुरू रुपए करते हैं, जी। तो 10 लाख के आपका कहने का मतलब है पहले वो म्यूचुअल फंड ले ले। जी, तो 10 लाख के उसने म्यूचुअल फंड ले लिया, अब उसको कितनी लिमिट मिल जाएगी इसमें प्लेज अगर करके? सर निफ्टी 20 वगैरह लेंगे, क्योंकि निफ्टी भी एक म्यूचुअल फंड के टाइप ही है, ETF लेंगे, ETF। तो 80% आपको मार्जिन मिल जाता तो है। 10 लाख के सामने 8 लाख 8 मिल लाख गए। का आपको मार्जिन मिल अब गया। 8 लाख के आप कह रहे हैं कि ऑप्शन बेच ले। ऑप्शन बेचिए, इंट्राडे सेलिंग करें। कौन सी ऑप्शन बेचनी होती आप है एल्गो उसमें? के ऊपर सर लगाओ, कोई स्ट्रेटजी बनाओ जिसके अंदर आपको आपके पैसे के ऊपर ये नहीं है कि आपने पूरे 8 लाख पे ही रिस्क लेना है। आप इतना बनाओ कि भाई 10 लाख रुपए का मतलब 12% आपने एक्स्ट्रा कमाना है, मतलब 1,20,000 तो कमाना है मान साल लो का। मैं निफ्टी की बात करूं तो कितनी आगे वाली निफ्टी ले, एक एग्जांपल के लिए, या कोई प्राइस बता दीजिए कि 20 रुपए वाली रोज आके बेच ले, या 5 रुपए वाली बेच ले, या 10 रुपए वाली बेच ले, क्योंकि 8 लाख रुपए मिलेंगे हाँ तो जी 3 ही लॉट बेच पाएगा, इससे ज़्यादा तो बेच भी नहीं पाएगा। सर, आप एल्गो पे स्ट्रेटजी बनाओ, एल्गो टेस्ट के ऊपर जाओ, वहाँ पर स्ट्रेटजीज बन जाती हैं। आप
मतलब कोई छोटा मोटा दिमाग लगाओ कि आपने 20 रुपये की कॉल ही बेचनी है, आप एक बार उसको बैक टेस्ट करके देखिए कि क्या जो आप करने वाले हैं पिछले 3-4 साल के अंदर वो प्रॉफिटेबल रही है। अगर आपका 12% आप रिटर्न निकाल पा रहे हैं ना 10 लाख के ऊपर, चाहे एक लोट बेच के निकाल पा रहे हैं, आपने 10 लाख का ये नहीं है कि अगर 10 लाख रुपये आ गए तो 3 लोट बनते हैं तो तीनों ही बेचने हैं। चाहे एक लोट करके आप इतना रिटर्न बना पा रहे हैं कि आपका 1-1.5 लाख रुपया और निकल आए, आपको उतना ही काम करना है बस। और ये पैसा फिर आप इन्वेस्ट कर दीजिए म्यूचुअल फंड में ही। आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं सर, उसको बोनस भी मान सकते हैं। बोनस भी। आप ये भी मान सकते हो कि भाई मेरा तो SIP में पैसा जा ही रहा था, उसके ऊपर तो रिटर्न आ ही रहा है, तो जो वो आएगा वो तो आएगा ही। उसके अलावा अगर आपके पास पैसा आ रहा है, आप अपने मतलब वैकेशन प्लान कर लो उससे, ताकि आपको अपनी एसेट लिक्विडेट ना करनी पड़े। अगर आपने वो चीज़ भी अकाउंट फॉर की हुई है तो आप उसको दोबारा री इन्वेस्ट कर दो, आप फिर से निफ्टी बीज खरीदो और अपना फिर से मार्जिन लेते चले जाओ। मोहित जी एक बात बताइए, आप CA भी हैं बाय प्रोफेशन, आप सेबी रजिस्टर्ड भी हैं, तो आपके पास तो बहुत लोग आते होंगे CA की अपनी ऑडिट वगैरह कराने। और वैसे जैसे एक एक्चुअली अगर मान लीजिए आज मुझे और दीपक को अपनी रिटायरमेंट प्लान करनी है, से आगे के 20 साल की आगे की रिटायरमेंट प्लान करनी है, तो बेस्ट तरीका क्या होना चाहिए? क्योंकि यंग जनरेशन के पास टाइम है उस चीज़ के लिए, लेकिन एक मिडिल एजेड जो है उसके पास टाइम नहीं है, द वन हु आर इन 40s बेसिकली। और अभी कोई ऐसा गवर्नमेंट वो तो है नहीं, क्या कहते हैं, सर्विसेज कि आपकी पेंशन आती रहेगी, कुछ आती रहेगी। तो अगर मुझे अब कमिंग 20 ईयर्स के बाद रिटायर होना है, तो मैं उसके लिए क्या प्लानिंग करूं कि मेरा फ्यूचर सेफ हो? मैम आप सबसे पहले तो ना आप अभी तक का अपना एनालिसिस कीजिए कि आपके पास सेविंग्स कितनी है, कि जितनी आपके पास आप अभी तक सेविंग कर पाए हैं, आपको उसमें से अपना आने वाला 1-1.5 साल के जो खर्चे होते हैं उसको प्लान करना चाहिए FD के अंदर रखने की, ताकि इन केस अगर आप कोई एक्सीडेंटल कुछ हो जाए आपको, या कभी कोई मतलब कुछ भी हो सकता है कि जिससे कि हम 5-6 महीने के हफ्ता हम नौकरी पे ना जा पाएँ और हमें मतलब घर बैठ के काम करना पड़े, तो इतना तो गुजारा करने के लिए आपकी जेब में पैसे हमेशा लिक्विडेट होने चाहिए। उस पैसे को आप कभी भी रिस्क पे मत डालना, उसको FD करवाना या कोई बॉन्ड वगैरह लेना जो आप जल्दी लिक्विडेट कर पाएँ और जिसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिले, मतलब इक्विटी के ऊपर रिस्क मत लेना। उसके अलावा जितना पैसा है ना आप इक्विटी के अंदर डाल दो और मंथली बेस पे आप कैलकुलेट करो कि आप कितना पैसा और बचा सकते हो। आप SIP चलाएं, अगर आप मतलब यंग पीपल हैं तो आप SIP चलाएं। अगर थोड़ा एज बढ़ गई है आपकी तो कुछ पैसा डेट के अंदर भेजना शुरू करें और कुछ पैसा इक्विटी के अंदर लगाएं, जिससे कि आपका थोड़ा रिस्क डाइवर्सिफाई हो, क्योंकि हमें नहीं पता इक्विटी के अंदर हम जो पैसा लगा रहे हैं वो 1 साल में रिटर्न देगा, 5 साल में देगा या 10 साल बाद रिटर्न देगा आपको। तो आपके पास हमेशा प्लानिंग होनी चाहिए कि भाई जो पैसा इक्विटी में गया है ना उसको छेड़ा ना जाए आने वाले 10 साल तक, उसके बाद की ही प्लानिंग करनी चाहिए। तो आपको कुछ पैसा डेट और कुछ पैसा इक्विटी में रख के अपना कॉर्पस बढ़ाने पे ध्यान देना चाहिए और पैसे की वेस्टेज कम करनी चाहिए अगर हम रिटायरमेंट प्लान कर रहे हैं। मोहित जी, अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो खुद से ट्रेड करना चाहते, ऑप्शन ट्रेड नहीं करना चाहते, और वो आपका जो एल्गो बेस्ड सिस्टम है उसको भी नहीं फॉलो करना चाहते। वो सोचते हैं कि कोई चार्ट बेस्ड स्ट्रेटजी आप दे दो, कुछ इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटजी दे दो। तो कोई एक ऐसा इंडिकेटर आप बताना चाहेंगे कि जो कि कोई भी आदमी यूज़ करे और वो सिंपल बैंक निफ्टी फ्यूचर या निफ्टी फ्यूचर या गोल्ड फ्यूचर या सिल्वर फ्यूचर या किसी भी जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें वो चार्ट पे उसे लगा के यूज़ कर सके? और दूसरा मैं ये भी जानना चाहूँगा, जब मैंने फ्यूचर्स की बात की ही है आपसे, तो आपका क्या स्टैंड है बिटकॉइन या क्रिप्टोज के लिए? सर अगर कोई इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटजी लेना भी चाह रहा है, करना चाह रहा है, वैसे तो मैं प्रेफरेंस नहीं देता ऐसी चीज़ को, तो लेकिन मैंने एक स्ट्रेटजी टेस्ट की हुई है 9-18 वाली। आपने 9-18 डेली टाइम फ्रेम पे लगा लेनी है और लॉन्ग ओनली ट्रेड जब मतलब आपकी 9 EMA जब 18 EMA को क्रॉस करती है तो आपने लॉन्ग हो जाना है और सिर्फ लॉन्ग ओनली ट्रेड लेनी है, शॉर्ट के ट्रेड्स आपने इसके अंदर नहीं लेने हैं। ये काफ़ी अच्छे से काम करती है और काफ़ी लंबे टाइम तक आप इसके अंदर फ्यूचर्स में काम कर सकते हो। और जो बिटकॉइंस वगैरह आपने पूछे हैं सर, इसके अंदर एज ए इन्वेस्टमेंट, मतलब मैं बिटकॉइन के बारे में ना एक चीज़ बोलता हूँ कि बिटकॉइन को ना कभी तो हमारे सामने पेश किया जाता है एज ए करेंसी, कि ये करेंसी है कि भाई ये किसी दिन रुपए को और डॉलर को रिप्लेस कर देगी। जब शुरू में बिटकॉइन चला तो ऐसी बातें होती थी हमेशा। कभी इसको पेश किया जाता है एज ए एसेट कि भाई ये तो एसेट है। तो मेरे को कभी इसकी समझ नहीं लगी सर कि इसको मैं एसेट मानूं या इसको मैं करेंसी मानूं। तो इसको अगर हम चार्ट के बेस पे ट्रेड करें तो ही बेटर है, अदरवाइज़ तो मैं इससे थोड़ा दूर ही रहता हूँ। ये बहुत सेफ प्ले करते हैं आप बिटकॉइन से अगर दूर रहते हैं। जी मैम, क्योंकि मेरे को फंडामेंटल समझ में नहीं आया कभी इसका, क्योंकि मैं इतना टेक सेवी हूँ नहीं कि भाई ये बनी कैसे है। क्योंकि मेरे को एक शेयर का फंडामेंटल समझ में आता है कि भाई इसको टुकड़ों में डिवाइड कर दिया गया है और उसकी जो वैल्यू है उसकी बैलेंस शीट से ड्राइव होकर आती है कंपनी की, मेरे को ये समझ में आता है।
और इस कारण से मैं उसके अंदर ट्रेड कर पा रहा हूँ। लेकिन मेरे को बिटकॉइन का समझ में नहीं आ रहा कि भाई वो अपनी वैल्यू लेके कहाँ से आ रहा है। मतलब उसकी वैल्यू कभी 1 करोड़ रुपया हो जाती है, कभी 50 लाख भी रह जाती है। तो वो वैल्यू आ कहाँ से रही है और किस बेस के ऊपर वो ऊपर नीचे जा रही है। एक कंपनी का जो शेयर का प्राइस है, जब वो ऊपर नीचे जा रहा होता है तो हम एक रीज़न ढूंढ लेते हैं उसके अंदर कि भाई टाटा मोटर्स अगर गिर रहा है तो हो सकता है कि टाटा की गाड़ियाँ ना बिकी हों इस बार, उसके अंदर एक रीज़न आ जाता है। लेकिन बिटकॉइन का क्या बिक रहा है, मतलब वो अगर नीचे जा रहा है, डिमांड सप्लाई ही है उसके अंदर, तो और कुछ है ही नहीं। तो मेरे को कभी समझ में नहीं आया मैम ये कि है क्या चीज़ ये। मोहित जी, हमने सबके बारे में बात कर ली, ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग। एक पॉइंट हमने कवर नहीं किया, मल्टी बैगर स्टॉक्स। लाइक पीपल आर रियली फैसिनेटेड कि वो एक पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करें। तो पेनी स्टॉक में कौन से ऐसे पेनी स्टॉक हैं वो जो पिक करें और उनको एक अच्छी रिटर्न मिले विद अ स्पैन ऑफ 5 ईयर्स। मैं ये नहीं कह रही कि अभी लो और साल में डबल ट्रिपल हो जाए, बट आपके हिसाब से क्या पैरामीटर्स होने चाहिए किसी भी कंपनी के पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए? मैम शेयर्स के अंदर जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं ना, तो हमने प्राइस में कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना, हमने कंपनी के फंडामेंटल में इन्वेस्ट करना है। तो हम सबसे पहले जब मतलब कोई भी कंपनी पिक करते हैं तो उसकी बैलेंस शीट को हमने ज़रूर देखना है। पिछले 10 साल की बैलेंस शीटें आपको बड़े आराम से मिल जाती हैं कंपनी की। आपने उन बैलेंस शीट को स्टडी करना है, उसके अंदर देखना है कि वैल्यू क्या ऐड हुई है, चाहे वो पेनी स्टॉक है चाहे जो मर्जी शेयर है। और उसके बाद आपने देखना है कि मैनेजमेंट उसके आने वाले 5 साल के अंदर क्या प्लानिंग कर रही है। अगर मैनेजमेंट सुस्त है और उसके अंदर कोई प्लानिंग नहीं कर पा रही है, तो हमने ऐसी कंपनी को अपना पैसा क्यों देना जिसकी मैनेजमेंट के पास कोई प्लान ही नहीं है कि भाई हमने करना क्या आने वाले। तो हमें ये सारी चीज़ें समझने के बाद ही अगर कोई चीज़ हमारी कसौटी पे खरा उतर रहा है कि भाई शेयर पिछले 5-6 साल से उसने बैलेंस शीट में वैल्यू बनाई है, उसका जो आगे का फ्यूचर है उसके अंदर भी वो एक वैल्यू एडिशन करने की सोच रहा है कि भाई जिसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हो सकता है और कैपेसिटी एक्सपेंशन भी हो सकता है। और क्योंकि सोसाइटी को जब वो कुछ देगा, मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा, टैक्सेस ज़्यादा भरेगा, मतलब वैल्यू लेकर आएगा, तभी वो एक ग्रो कर पाएगी कंपनी। तो हमें भी उसी कंपनी के साथ पकड़ना है जो ग्रो कर रही है। अगर आप ग्रोइंग कंपनी के अंदर जाएंगे ना बैलेंस शीटें देख के, तो आपका पैसा कभी भी डूबेगा नहीं, आपका पैसा बढ़ता चला जाएगा। एक ना पीछे सर फंडामेंटल की मैं आपको बात बताता हूँ, जेंसोल कंपनी थी, जी जी जी, है ना, ये बहुत फेवरेट कंपनी थी, ब्लू स्मार्ट टेक। ब्लू स्मार्ट वाली सर। इसके लिए हमने ना सिस्टम बनाया हुआ था कि भाई जब भी 700 पे आएगा ना, हमारे दिमाग में था कि हम इसको ले लेंगे। और वो शेयर हमने 700 पे लिया और 1000-1100 पे हमने बेचा भी है। लेकिन ना मैंने उस टाइम उसके अंदर एक चीज़ आइडेंटिफाई की थी कि वो ना QIP लेकर आए थे पीछे। तो उस प्लान के अंदर उन्होंने बोला कि भाई हम अपनी डेट को कम करना चाहते हैं। जब QIP लेकर आए, फंडामेंटल स्टडी सर इतनी डीप होनी चाहिए कि आपको समझ में आ जाए कि मैनेजमेंट काम कर रही है नहीं कर रही। तो जब वो QIP लेकर आए, उन्होंने बोला कि भाई हम अपनी डेट कम करेंगे, कंपनी की बैलेंस कमेंट्री दी है। हाँ कमेंट्री ये दी थी। उसके बाद QIP आया, उन्होंने पैसे हजम कर लिए अपने। नेक्स्ट जब क्वार्टर की बैलेंस शीट जब आई हमारे सामने, तो हमने देखा डेट वैसे का वैसे खड़ा है। उसी दिन हमने उसको अपनी लिस्ट में से बाहर कर दिया था कंपनी को कि भाई ये कंपनी हमारे फंडामेंटल के ऊपर खरी नहीं उतर रही, अब चाहे 700 पे जाए या 500 पे जाए, हम इस शेयर को नहीं लेंगे। तो वो देख लो आप शेयर का सर क्या बना है अभी तक। पर ये तो आपकी इतने सालों की मेहनत और स्टडी है ना, एज अ लेमैन सबको ये चीज़ नहीं आइडेंटिफाई कर पाएगा। तो मैम आपको क्या करना है, या तो अगर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप म्यूचुअल फंड करो, क्योंकि अगर आप शेयर्स के अंदर फंडामेंटल में अपना दिमाग नहीं लगा पाओगे ना, तो आपको कोई ना कोई शेयर ऐसा धोखा दे देगा कि आपका जो पोर्टफोलियो का रिटर्न है आप म्यूचुअल फंड को कभी बीट ही नहीं कर पाओगे। तो अगर हम एक मतलब म्यूचुअल फंड हाउस को बीट ही नहीं कर पा रहे हैं, तो हम उससे पंगा क्यों ले रहे हैं, मतलब क्यों उसके एंगेस्ट खड़े हैं जाके। आप उसके अंदर पैसा डाल दो और उसके अंदर अपना ग्रो करते रहो। शांति भी है उसमें, शांति भी है, आपको कुछ नहीं सोचना, आपको हर महीने अपने SIP उसको दे देनी है। ये फंड मैनेजर हमने नौकरी, मैं कई बार बोलता हूँ कि भाई फंड मैनेजर को मतलब म्यूचुअल फंड हाउस नहीं नौकरी पे रखे हुए, उसको तो हमने नौकरी पे रखा हुआ है कि भाई तू हमारे लिए पैसा लगा। तू उसका काम ये है कि भाई हमारे ही लिए वो कंपनीज ढूंढता रहता है और पैसा लगाता चला जाता है। तो जब इतना बड़ा बंदा हमें 15,000 रुपये में मिल रहा है तो हमें क्या जरूरत है। तो या तो खुद दिमाग लगाओ या फिर जो दिमाग लगा रहा है उसको पैसे दे दो, यही कर सकते हैं। मोहित जी, आजकल जैसे सब मार्केट बढ़ी हुई है, गोल्ड भी बढ़ा हुआ है, सिल्वर भी बढ़ा हुआ है, निफ्टी भी बढ़ी हुई है, बैंक निफ्टी भी बढ़ी हुई है, तो आप कितने करेक्शन की उम्मीद करते हैं? जैसे आप मार्केट में रहते हैं तो आपको क्या लगता है ये ईयर 2026 में क्या सिनेरियो हो सकता है? मैंने ना अभी पीछे ना वीडियो डाली थी कि 2026 में ना मार्केट 30,000 तक जा सकती है। तो अगर हम देखेंगे ना निफ्टी अभी बढ़ा हुआ है, लेकिन जब हम अंडर करंट की बात करें ना तो शेयर सारे टूटे हुए हैं। ये मतलब पिछले साल में मार्च में जो गिरावट आई थी ना, तब कह रहे थे कि भाई शेयर्स बहुत ज़्यादा टूट गए हैं, उससे भी नीचे के प्राइस पे घूम रहे हैं सर शेयर। सिर्फ इंडेक्स बढ़ रहा है, सिर्फ इंडेक्स बढ़ रहा है, 2-3-4 शेयरों को मैनेज किया हुआ है और उसके जरिए ही ये सारा इंडेक्स हमें दिख रहा है। तो मार्केट तो टूटी हुई है मैम, तो इससे नीचे मैं
इंडेक्स को तो देखता हूँ कि थोड़ा बहुत नीचे अगर करेक्ट हो जाए, वो भी ज़्यादा नीचे जाएगा नहीं, क्योंकि जो शेयर्स ये मतलब पकड़े हुए हैं वो रिलायंस हो गया, HDFC हो गया, तो इसके अंदर जल्दी जल्दी करेक्शन की उम्मीद दिख नहीं रही है। तो इंडेक्स तो नीचे जाएगा नहीं, अब ऊपर ही जाने की उम्मीद है मुझे कि मार्केट जो स्मॉल कैप के शेयर्स हैं और जो माइक्रो कैप के शेयर्स हैं, ये अभी थोड़ा अपनी रैली पकड़ सकते हैं अगर मार्केट एक बार 26,000 से ऊपर आके स्टेबल हो जाए। हम देख रहे हैं कि 26,000 जब भी टूट रहा है, 26,300 पे भी एक बार क्लोजिंग आई है निफ्टी की, तो जैसे ही ये टूटा था ना, मैंने अपने इंस्टाग्राम के ऊपर बोला था कि भाई 26,000 का जब पहली बार आया था दोबारा से, कि हम इतना आसान मत मानने लेवल को, क्योंकि 26,000 एक बड़ा लेवल है। इसके ऊपर एक बार टिकी थी मार्केट, फिर काफ़ी नीचे चली गई, फिर दोबारा से आई है। तो मैंने तभी प्रेडिक्शन कर दी थी कि ये लेवल आसानी से टूटेगा नहीं, क्योंकि इसके ऊपर बहुत फ्लक्चुएशन होगी। अभी भी हम देख रहे हैं कि आज जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तो निफ्टी 26,000 से नीचे ट्रेड कर रहा था। इन बैंक निफ्टी भी 60,000 से नीचे हाँ ट्रेड जी, कर बैंक रहा है। निफ्टी भी नीचे ट्रेड कर रहा है अभी। तो ये अगर एक बार निफ्टी स्टेबल होगी ना इस लेवल पे आके, फिर उसके बाद स्मॉल कैप और माइक्रो कैप की बारी आएगी। तो अभी हम उम्मीद करें कि पहले निफ्टी स्टेबल हो, और इस साल के अंदर हमें अच्छी खासी मतलब पॉजिटिव पॉइंट्स अगर आते रहे, अगर हमारी ट्रेड डील्स USA के साथ अभी मार्च में कंप्लीट हो गई, तो काफ़ी अच्छी उम्मीद कर सकते हैं कि भाई ये मार्केट काफ़ी अच्छी रैली कर जाए। पर उम्मीद है कि ये अगर ट्रेड डील हमारे फेवर में क्लोज हो जाए तो आपको लगता है यूएस डेब्ट का इसमें फ़र्क पड़ेगा हमारी मार्केट के मूवमेंट पर? मैम US का जो फ़र्क है ना जी, वो पूरी दुनिया पे पड़ता है। और मैंने तो ये नोटिस करता हूँ कि हमारी मार्केट हमारी न्यूज़ से कम हिलती है, बाहर की न्यूज़ से ज़्यादा हिल जाती है। तो US का फ़र्क तो पड़ना ही पड़ना है इंडिया के ऊपर जब भी अगर कुछ होता है तो, क्योंकि हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो सारा डॉलर बेस ही तो है। हम तो डॉलर के सिवा किसी और करेंसी को यूज़ ही नहीं कर रहे हैं अभी। तो ये जो आप हम रोज़ सुनते हैं कि ट्रम्प साहब ने टैरिफ लगा दिए चाइना पे, चाइना ने रिटेलिएट कर दिया, ये जो चाइना और US का झगड़ा चल रहा है, आपको क्या लगता है ये झगड़ा चलेगा, ये वार होएगी? अभी जैसे सुनने में आ रहा है वेनेजुएला पे भी उन्होंने अटैक कर हाँ जी, हाँ दिया, जी, हाँ जी। उसके बाद अब वो ग्रीनलैंड को भी कब्जा करना चाह जी रहे जी हैं। जी। तो मैक्सिको, मैक्सिको, क्यूबा। क्यूबा, ये सब को कर रहे हैं, और ये एक पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी बढ़ती जा रही बढ़ती जा है। रही है। अब इस अनस्टेबिलिटी में हो क्या रहा है कि लोग जो है अपना चार्म खो रहे हैं एज ट्रेडर्स जो इन्वेस्ट करे बैठे हैं। क्योंकि आप देखिए पिछले 4 दिन से चांदी भी करीब करीब 20-30 हज़ार रुपये, क्योंकि आजकल तो चांदी ऐसे 10,000 पॉइंट तो एक दिन में चढ़ भी जाती है, ख़त्म भी हो जाती है। कॉपर भी देखिए 100 रुपये की चाल दे रहा है। इधर अगर हम निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी की बात करें, तो ये भी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल मूवमेंट्स दे रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो इन्वेस्टर है या निवेशक है उसे बना रहना चाहिए, या ये सब मतलब सिर्फ हवाबाजी है और युद्ध वुद्ध नहीं होगा या कोई बड़ा एक्शन नहीं होगा? क्योंकि एक लोगों के मन में ये भी विचार आता है, जो लोग डरे हुए हैं, कि जिस दिन रशिया और यूक्रेन का युद्ध पहली बार आया था तो उस दिन मार्केट में 1700 पॉइंट का बैंक निफ्टी में फॉल आ गया था और करीब 900 पॉइंट निफ्टी गिर गई थी। अब यदि मान लीजिए अब वो 4 साल हो गए उस युद्ध को होते हुए, यूक्रेन पूरा ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, लेकिन बाजार तो ऊपर ही ऊपर जा रहा है। तो लोग तो इस असमंजस में है कि एक बार जब युद्ध हुआ तो ये हुआ कि भैया पता नहीं कितना बड़ा हो जाएगा, लेकिन अब निफ्टी बढ़ती जा रही है। तो अब लोगों को क्या करना चाहिए? मतलब दूर रहना चाहिए, स्टॉप लॉस के साथ बैठना चाहिए, निकल जाना चाहिए, क्या करना चाहिए? सर मार्केट में हमें लगता है कि जिस पॉइंट पे हम बैठे हैं ना, उसी पॉइंट पे ही वोलेटिलिटी है। आप 1980 से लेके आज तक का रिकॉर्ड चेक कीजिए कि कब शांति रही है। इराक की लड़ाई हुई है सर 92 में, अपना इंडिया के अंदर 84 के अंदर दंगे हुए हैं सर, उसके बाद इराक की लड़ाई हुई, उसके बाद 2008 का क्राइसिस भी आया, उसके बाद कोरोना भी आया। तो हमेशा मतलब कुछ ना कुछ चलता रहता है। आप सोच के देखिए कि आपको दुनिया में कब शांति मिली है पिछले 20 साल के अंदर। हर टाइम कोई ना कोई वॉर चल रहा है, क्योंकि USA और रशिया इनकी इकोनॉमी वॉर पे ही चलती है सर, क्योंकि इनका जो काम है हथियार बेचना है। अगर ये हथियार ही नहीं बेचेंगे, अगर दुनिया में शांति हो गई तो हथियार बिकेंगे कैसे? किसी ना किसी कंट्री के अंदर इन्होंने जाना है और कुछ ना कुछ चिंगारी लगा देनी है। एक को एक हथियार एक देना शुरू कर देता है और दूसरे को दूसरा देना शुरू कर देता है। तो इससे इनका व्यापार चल रहा है सर। तो ये तो चलता ही रहेगा सर। तो अगर 1980 से लेके अब तक मार्केट के अंदर बढ़ोतरी देखने को मिली है अपने को, तो अब आगे भी ये सब चीज़ को अकाउंट फॉर करके ही चलती है मार्केट। और ये हमें लगता है कि भाई यूक्रेन की लड़ाई होगी, ये हो गया, तो ये चल रहा है सर। बिज़नेस तो चल ही रहे हैं ना। क्या किसी ने खाना खाना बंद कर दिया, लग्जरी होटल्स में रहना बंद कर दिया? क्योंकि जिसने लग्जरी होटल खोला है वो लिस्टेड कंपनी है, तो उसका व्यापार बढ़ेगा। तो
काम तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा सर। तो इसलिए ये चीज़ें ना सर पार्ट ऑफ द लाइफ हैं, आप मान के चलो कि ये होता ही रहेगा। अभी क्या पता कल को चाइना और ताइवान की लड़ाई शुरू हो जाए, क्योंकि अभी हम देखेंगे कि देख ही रहे हैं कि चाइना ने ताइवान को सर्कल कर लिया है। तो क्या पता कल को वो लड़ाई शुरू हो जाए। जो वेनेजुएला वाला पार्ट था ये भी उसी का ही एक रूप था, क्योंकि क्या होना है कि जब ऑयल सबसे ज़रूरी चीज़ है सर आज की डेट में ना। जो भी लड़ाई चल रही है, कुछ भी चल रहा है, यूएसए कुछ भी करता है तेल के कारण कर रहा है। नहीं, लेकिन तो अभी तो कह रहे हैं कि मेटल मेटल, ज़्यादा हाँ इम्पोर्टेंट हो गया ऑयल से। सर मेटल अभी आप देखिए ना, ऑयल की इंपॉर्टेंस कम नहीं हो जाती उससे, क्योंकि अगर हमारे पास मान लो कंप्यूटर चलाना है, हमने तो गाड़ी भी तो चलानी ही है ना। तो इसलिए मेटल की तो सर चाइना अभी मतलब हम उसको रोक ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इंडिया के ऊपर उन्होंने 50% टैक्स लगा दिया, चाइना के ऊपर 150% तक भी लगाया था उन्होंने, लेकिन उसको रख ही नहीं पाए, क्योंकि उसने अपना सारा का सारा एक्सपोर्ट बंद कर दिया कि भाई मैं नहीं दूंगा। तो बड़ी कंट्री से तो वो लड़ ही नहीं पा रहा सर। वेनेजुएला वाली हम बात कर रहे थे, तो वो भी इसी का ही पार्ट था सर, क्योंकि अगर ताइवान पे वो अटैक करेगा तो उसने जो अपना तेल का जो सोर्स रखा हुआ था, ईरान को रखा हुआ था और वेनेजुएला को रखा हुआ था कि भाई मेरे को यहाँ से सप्लाई आती रहेगी, तो वो उसकी सप्लाई को बंद कर दिया सर उन्होंने जाके वहाँ से। तो ताइवान को लग रहा है कि एक बार के लिए थोड़ी शांति मिलेगी, पर इवेंचुअली एक ना एक दिन तो आएगा कि ताइवान को भी चाइना खा ही जाएगा। तो उस दिन हम फिर देखेंगे कि मार्केट कहाँ गई। लेकिन मार्केट ने चलते रहना है सर, क्योंकि मार्केट को फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब चाइना उसको रन करेगा तो बिज़नेस तो चलता ही रहेगा ना उसका। तो उन्होंने जो एक्सपोर्ट करना है वो करेंगे। तो दोस्तों, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के बहुत सारे प्रश्न जो मेरे को आप लोग भेजते रहते हैं वो मैंने इनसे पूछ लिए होंगे। और यदि आप फिर भी चाहते हैं कि मैं इनको दोबारा इनसे कोई बात पूछूं और दोबारा इनके साथ कोई पॉडकास्ट करें, तो कमेंट्स में लिखिए मोहित, मैं इनको दोबारा बुला लूँगा। और अगर आप अपने कमेंट्स लिखते हैं तो दोस्तों मैं इनकी टीम से भी रिक्वेस्ट और इनसे भी करूँगा कि आपके क्वेश्चंस के जवाब देंगे, और मेरी टीम भी जवाब देगी, इनकी टीम भी जवाब देगी। तो जो भी आपके क्वेश्चंस हैं दोस्तों मार्केट से रिलेटेड, क्योंकि ये एक सेबी रजिस्टर्ड है, तो प्लीज़ अपने क्वेश्चंस को पूछिए। और अगर आपके काफ़ी सारे सवाल आए और अगर आपने काफ़ी लोगों ने लिखा मोहित अगेन, तो हम मोहित जी को दोबारा बुला लेंगे, जिससे कि आप लोगों की और क्वेरीज़ को मोहित जी हल कर पाएँ। तो दोस्तों, इनका एक यूट्यूब चैनल भी है। मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि बहुत इन्फॉर्मेटिव कंटेंट बनाते हैं और काफ़ी एजुकेशन के लिए भी काफ़ी कंटेंट बनाते हैं, और बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल भी हैं, क्योंकि इनका खुद क्योंकि प्रोफेशन से सीए हैं और मार्केट का अच्छा तजुर्बा रखते हैं। तो दोस्तों, इनका चैनल है, मैं टैग कर दूंगा, आप लोग उन्हें भी फॉलो कर लीजिए, ताकि इनकी जो जानकारी है वो फर्स्ट हैंड आप लोगों तक भी पहुंचती रहे। मैं आशा करता हूं दोस्तों बहुत कुछ सीखने को मिला, मुझे तो मिला, आपको भी मिला होगा, और मैं आपके सवालों की और मोहित अगेन की वेट कर रहा हूं। यदि आप लोग चाहते हैं मोहित जी को दोबारा बुलाया जाए, तो बस करना क्या है, मोहित अगेन, और ये आ जाएंगे। थैंक यू।